अगर हम भारतीय इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में जिनके पास सबसे ज़्यादा इस देश में ज़मीन है, तो नंबर 1 पर उस पे रेलवेज़ आता है, नंबर 2 पर उस पे इंडियन डिफेंस आता है और अगर तीसरे इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। और इसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिपोर्ट भी जारी की गई जिसमें चौंकाने वाले जो है रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को देखकर जानकर आपको भी हैरानी होगी, ये रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ी-सी देर बाद बताऊँगा। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उपनगर संजौली में किस तरह का माहौल बना हुआ है और तमाम हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर कॉल दी है 11 तारीख को 11 बजे संजौली चौक पर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इलीगल स्ट्रक्चर ओवर देयर। उसको लेकर जो है सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं, 2-2 बटालियंस मंगवा ली गई हैं और बैरिकेडिंग की जा रही है और हो सकता है आज शाम तक धारा 144 भी लागू कर दी जाए। जो भी लोग उन गलियों से गुज़र रहे हैं, उनके आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं और अब देखना ये होगा कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कल वहाँ पर सारे संगठनों को पहुँचने देगी या पहले ही बैरिकेडिंग करके उन्हें कहीं और रोक दिया जाएगा। इसको देखते हुए ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक इंक्वायरी कराई थी और सिर्फ़ अभी अगर बात की जाए तो आंकड़े जो सामने आए हैं वो हैं सिर्फ़ शिमला शहर के, जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर बात की जाए जिस तरह मैंने आपको राष्ट्रीय स्तर पर बताया कि वक्फ जो है उसके पास वो एक तीसरा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है इस देश में। आपको आश्चर्य होगा ये बात जानकर कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके बाद रेवेन्यू, और तीसरे नंबर पर अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़मीन पर मालिकाना हक अगर किसी इंस्टीट्यूशन का है तो वो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड का। इसी को लेकर शिमला की भी एक इंक्वायरी कराई गई थी जिसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि शिमला में कितनी प्रॉपर्टीज़ है और उनकी मेजरमेंट क्या है, कितने बीघे में लैंड जो है जिस पर वक्फ का जो है मालिकाना हक है। जहाँ अभी पर्टिकुलरली विवाद चल रहा है संजौली में, वहाँ सबसे कम शिमला शहर की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टीज़ पाई गई है जो वक्फ बोर्ड की सिर्फ़ और सिर्फ 17.98 बिस्वा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो अगर शिमला शहर की हम बात करें तो वो शिमला के टूटीकंडी के जो पांजड़ी इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वक्फ की है। लगभग 46 बीघे के लगभग वहाँ प्रॉपर्टी जो है उसका मालिकाना हक जो है वो इस बोर्ड के पास है। इसी तरह पूरे शिमला की जो है मैंने आपको बताया इंक्वायरी करवाई गई थी जिसमें लक्कड़ बाज़ार, तारा हॉल, बैमलोई और छोटा शिमला, बालूगंज, लोअर बाज़ार, ये तमाम एरियाज़ हैं और टोटल जो शिमला शहर की ही अगर हम 7 सर्कल्स की और 11 महल की बात करें तो लगभग 70 बीघा ज़मीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। यानी कि 70 बीघा ज़मीन शिमला शहर में जिसके जो वक्फ बोर्ड है उसके पास इसका मालिकाना हक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर कोई तीसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग और राजस्व डिपार्टमेंट जो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके बाद तो वो भी वक्फ बोर्ड है। हालांकि बाकी आंकड़े अभी सामने आना बाकी है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शिमला के ही आंकड़े अभी सामने आए हैं और वो भी सिर्फ शिमला शहर के जो उपनगर हैं उनके आंकड़े ही सामने आए हैं। इसी को देखते हुए आज नेता प्रतिपक्ष जो हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने भी काफ़ी सवाल सदन में उठाए। सबसे पहले तो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि जो बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपनी दुकानें सजा रहे हैं, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। लेकिन जिस प्रकार से एकदम जो है ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का आना जिनको हम जानते नहीं हैं,
वो कहाँ रहते हैं ये भी मालूम नहीं है, और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये भी मालूम नहीं है। तो जो वेरिफिकेशन का जो हमने उस वक्त एक प्रोसेस शुरू किया था, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, वो अवरुद्ध पड़ा है, वो रुका पड़ा है वर्तमान सरकार में। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि जो हम अपनी सरकार के दौरान रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन ऑफ वेंडर्स एक ये कानून लेकर आए थे, इस कानून के तहत फिलहाल वर्तमान सरकार में किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। मैं एग्जैक्टली उन्हीं को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार के दौरान जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो वो ये कानून लेकर आए थे कि उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और वेरिफिकेशन होगी। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वर्तमान में फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट अभी तक इस पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है। और जैसे पूर्व में जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा था कि ओनली 190 पीपल आर रजिस्टर्ड एज वेंडर्स, पर यहाँ पर 2000 से 2500 संख्या ऐसे वेंडर्स की हो गई है जो कि बाहरी राज्यों से यहाँ पर आकर अपनी दुकानें सजाए हुए हैं। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री जी को उनकी स्टेटमेंट भी याद दिलाई। मैं चाहूँगा कि पहले आप उनकी ये बाइट सुनिए। और दूसरी बात, तो हमको थोड़ा कई बार बोलने में भी एहतियात बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद थोड़ा एक जिक्र किया कि 97% हिंदू के इस प्रदेश में मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूँ, हम हरा करके आए। ऐसी चीज़ों से कुछ लोगों को जो है उत्साह मिलता है गलत काम करने का। उनको लगता है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए सोचा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। इसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर ये कहा कि आपने जो जीतने के तुरंत बाद एक स्टेटमेंट दी थी कि 97% हिंदूज जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी पार्टी को हरा कर आप सत्ता में आए हैं। आपकी स्टेटमेंट से हो सकता है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको शय मिली हो। ऐसी स्टेटमेंट्स देने से जो है वो आपको बचना चाहिए जो है फ्यूचर में भी। और ये जो स्टेटमेंट्स है, ऐसी स्टेटमेंट से कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आकर यहाँ पर इसी तरह से इलीगली इंक्रोचमेंट कर रहे हैं या जगह को कब्जा रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, आपको ऐसी स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए। पर अगर अंत में अगर एक बात की जाए तो वो ये है कि धार्मिक आधार पर इस देश का जब बंटवारा हुआ था तो ऐसे में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, अगर आप नेशनल लेवल पे बात करें तो भी तीसरे नंबर पर यही बोर्ड है। आप हिमाचल की बात कर रहे हैं जहाँ पर 97% हिंदूज हैं और बाकी सिख हैं और अदर माइनॉरिटीज़ भी हैं, वहाँ पर भी तीसरे नंबर पर इसी बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, जो कि आज रिपोर्ट में सामने आया है। ये रिपोर्ट और इसी को लेकर जो केंद्र सरकार है वो एक अमेंडमेंट लेकर आई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिन पर इलीगली कब्जे किए गए हैं और ये प्रणाली और या ये प्रोसेस जिसके थ्रू ये सब कुछ किया जाता था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। जैसे कि आपने अभी एक बिहार की भी न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पर इसी बोर्ड ने पूरे का पूरा गांव खाली करने का आदेश दे दिया है लोगों को और लोगों को फिर कोर्ट जाना पड़ा है। तो उसी तरह से इसको काउंटर करने के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने अपनी राय जो केंद्र सरकार ने उस पर मांगी है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, दूसरा समुदाय है, वो गलियों में घूम घूम कर QR कोड स्कैन करवा कर वहाँ पर अपनी राय भेज रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, क्योंकि एक जीता जाता जागता एक एग्जाम्पल है। क्योंकि जब समुदाय विशेष से ये प्रश्न पूछा गया था कि जब आपके पास सिर्फ एक फ्लोर की परमिशन थी संजौली में, तो आपने बाकी के जो 3 फ्लोर्स है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए, तो उनका जवाब ये है साफ तौर पे कि हम ये नहीं जानते कि ये जो फ्लोर्स है वो किसने कंस्ट्रक्ट किए।
इन फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए कहाँ से पैसा आया और ये फ्लोर्स कब कंस्ट्रक्शन इनकी हो गई, हमें इसके बारे में जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो शिमला जैसे एक छोटे से शहर में जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, वहाँ पर भी इस बोर्ड के पास 70 बीघा के लगभग ज़मीन है और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बोर्ड बन चुका है जिस पे वन विभाग और राजस्व विभाग के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ऐसे में अगर आप अभी भी केंद्र सरकार को मेल नहीं लिखेंगे, अपना योगदान नहीं देंगे और आपके सामने जीता जाता जो एक एग्जाम्पल है संजौली का, तो उसको लेकर भी अगर आप मेल नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में हम गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आपको भी जानकर ये आश्चर्य हुआ होगा और आप भी अब तुरंत जो है, अगर आपने अपनी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग नहीं भेजी है तो आप वो तुरंत गूगल करके लिंक ढूंढ के आप तुरंत इस अमेंडमेंट के बारे में अपनी राय केंद्र सरकार को ज़रूर देंगे। धन्यवाद।